सबसे पहले सभी का स्वागत है। आई वेलकम एवरीवन एंड आई स्पेशली वेलकम आवर टुडेज लेजेंड से बातचीत में जो आज के हमारे लेजेंड है, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2.5 decades. ही इज नन अदर देन नीलेश सर, एमडी एंड सीईओ ऑफ कोटक एएमसी. आई एम श्योर आज का डिस्कशन होने वाला है बहुत ही सुपर्ब. नीलेश सर, आपका स्वागत है हमारी फैमिली में, इन्वेस्ट आज फॉर कल की फैमिली में. थैंक यू आनंद. नीलेश सर, आज के दिन इन्वेस्टर्स के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है. सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि सर, जब मार्केट करेक्ट हुआ था तब उन्हें लगा कि यार ये तो और करेक्ट होता जाएगा और दे वर वेटिंग. अब मार्केट वापस से बाउंस बैक कर गया है. नाउ दे आर अगेन वेटिंग कि यार अब जब करेक्ट होगा मैं तब लगाऊंगा. तो एक फोमो की फीलिंग इन्वेस्टर्स में आ गई है. तो यहाँ पे क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, क्या माइंडसेट होना चाहिए और यहाँ से क्या आउटलुक होना चाहिए इन्वेस्टर्स के माइंड में? सो अनंत भाई, ये क्वेश्चन सिर्फ आज नहीं आया इन्वेस्टर के दिमाग में, ये सदियों से आ रहा है. 2000 में जब हुआ था तब भी लोगों को यही क्वेश्चन आया था, 2008 में भी यही हुआ था, 2013 में भी यही हुआ था. हर कोई समझता है कि एक्सपर्ट्स के पास मार्केट टाइमिंग की कला है, वह आपको टॉप पे निकाल देगा और राइट एट बॉटम निवेश कर पाएगा. अब अगर मेरे पास वो क्षमता होती तो मैं खुद के लिए ट्रेडिंग करता, नौकरी क्यों करता? मेरे पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, इसलिए तो मैं नौकरी करके अपना जीवन गुजार कर रहा हूं. सो किसी भी निवेशक के लिए मार्केट टाइमिंग करना बहुत ही मुश्किल है. एंड शायद एक दो बार तकदीर की वजह से हो जाएगा, बट उसे कंसिस्टेंटली डिलीवर करना इम्पॉसिबल है. निवेशकों के लिए 3 चीजें जरूरी है. रेगुलर इन्वेस्टमेंट, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहे. एंड स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए ये नियम अपनाना बहुत जरूरी है कि भैया, लाइफ में इनकम माइनस एक्सपेंसेस कभी सेविंग्स नहीं होता, हमेशा इनकम माइनस सेविंग्स एक्सपेंसेस होता है. Absolutely. हमारे आगे की जनरेशन ने ये करके दिखाया, इसलिए हमारे पास कुछ सेविंग्स बनी. हम ये अपना रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सेविंग्स छोड़ के जाएंगे. पर अगर वह जनरेशन क्रेडिट कार्ड के ऊपर जीना चाहेगी तो वो गलत बात होगी. दूसरा होता है असेट एलोकेशन. जैसे खाना खाने बैठते हैं हम, तो सिर्फ डेजर्ट के ऊपर तो फोकस नहीं करते कि बहुत मीठा है, चलो डेजर्ट ही खाते रहो. या आप सिर्फ सूप और सलाद ही नहीं पीते कि बहुत हेल्थी है वही खाते रहे. एक आप बैलेंस बनाते हैं थाली में, थोड़ा हेल्थी फूड है सूप सलाद जैसा, थोड़ा चटकारा है डेजर्ट का, कचौरी का, एंड दाल रोटी चावल सब्जी बना के आप अपनी हेल्थ भी बनाते हैं और आपके स्वाद को, जीभ को भी एक अनुमोदन देते हैं. पोर्टफोलियो भी कुछ उसी तरह बनना चाहिए. थोड़ा डेट, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा रियल एस्टेट, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा ऑफशोर एसेट्स. और वो पोर्टफोलियो आपको एसेट एलोकेशन के रूप में परफॉर्मेंस दे पाएगा. तीसरी चीज है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. रातों रात चमत्कार नहीं होते, रातों रात पैसा दुगना नहीं होता. अगर किसी के पास वो कला होती तो वो नौकरी नहीं करता. जैसे आप एक आम का पेड़ लगाते हैं तो 12 साल वेट करते हैं कि अच्छे आम आए. आज तक मैंने कभी किसी मंदिर में किसी को ये कंप्लेन करते नहीं देखा भगवान के आगे कि भगवान 12 साल के बाद क्यों आम दे रहा है. आप चाहो तो 12 दिन में दे सकते हो, 12 सेकंड में दे सकते हो. जिस तरह एक अच्छे आम के लिए आप 12 साल वेट कर सकते हैं, वैसे ही आपको अच्छे रिटर्न के लिए 12 साल वेट करना पड़ेगा. तो आज हो या कल हो या आने वाला कल हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट, यह 3 ही गुरु मंत्र है पैसे बनाने के लिए. एब्सोल्युटली राइट सर. सर, इसमें हमारी क्योंकि इक्विटी की बात चल रही थी, तो एक क्वेश्चन मेरे, आई एम वेरी श्योर सभी के दिमाग में है कि सर, यहाँ से इक्विटी में नेक्स्ट 3 मंथ में क्या आउटलुक बनता है, नेक्स्ट 3 साल में क्या आउटलुक बनता है और क्या हमें ध्यान रखना चाहिए 3 मंथ के हिसाब से और 3 साल के हिसाब से आपका क्या आउटलुक है? सो वॉरेन बफेट, जो दुनिया के बहुत अच्छे निवेशक माने जाते हैं, उसको किसी ने पूछा था कि भैया कल इक्विटी मार्केट में क्या होगा.
उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट मेट अ मैन हु कैन प्रिडिक्ट टुमारो। वॉरेन बफे खुद भगवान के आसपास है और वो कहते हैं कि भैया मुझे तो नहीं मालूम कल क्या होगा, तो मेरी तो क्या औकात है। ऐसे ही एक जग प्रसिद्ध इन्वेस्टर थे जेपी मॉर्गन करके। अपने जमाने में वो बड़े खेरखा थे, उनके नाम पे मार्केट चलती थी। तो किसी ने जाके उनको भी पूछ लिया कि जेपी साहब आप बताइए मार्केट क्या करेगी। उसने जवाब दिया मार्केट विल फ्लक्चुएट। जेपी मॉर्गन जो बड़े दिग्गज थे उन्होंने भी यही कहा, तो हमारी क्या औकात कि हम नेक्स्ट 3 महीने में क्या होगे वो दिखा पाएंगे। एंड मार्केट कलेक्टिव विजडम पे चलता है। जब 9/11 हुआ तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गया था, हवा में एरोप्लेन उड़ने बंद हो गए थे। लोगों के मन में एक डर बैठ गया कि अब कभी एयरलाइन उड़ेगी, एरोप्लेन उड़ेंगी ही नहीं, एयरलाइन का धंधा बंद हो जाएगा। कुछ विराम के बाद जब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुला तो एयरलाइन स्टॉक पानी के भाव में मिल रहे थे, बिकॉज लोगों को डर था कि अब तो ये प्लेन उड़ेंगे ही नहीं। आने वाले 1 महीने में एयरलाइन इंडस्ट्री पे पाबंदी लागू कर दी गई। उन्हें कुछ दिनों के लिए प्लेन नहीं उड़े तो काफी लॉस भी लेना पड़ा, बट ऐसा नहीं था कि धंधा बंद हो गया। कुछ सुरक्षा के कदम उठा के उनके प्लेन वापस उड़ने लगे और उस 1 महीने में एयरलाइन इंडस्ट्री के रिजल्ट बड़े गंदे आ रहे थे, बट उसके स्टॉक सबसे अच्छे हो गए थे। They were the best performing stock. Why did this happen? मार्केट एक वर्स्ट अंदाज लगा के बैठा था। एक्चुअल सिनेरियो उस वर्स्ट अंदाज से, उस खराब अंदाज से अच्छा निकला तो प्राइस चल गई। सो हमें ये सोचना है कि आज लेवल जो निफ्टी है 11,000 का, उस पर मार्केट क्या डिस्काउंट कर रहा है। अगर आने वाले 3 महीने या 3 साल में उससे अच्छे परिणाम आते हैं, उससे अच्छा सिनारियो बनता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। आने वाले 3 महीने या 3 साल में उससे खराब परिणाम आते हैं, खराब सिनारियो बनता है तो मार्केट नीचे आएगा। 11,000 निफ्टी पे मार्केट क्या काउंट कर रहा है? एक मेडिकल सॉल्यूशन बहुत जल्दी आ जाएगा, लोग नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम करेंगे, लोग ये वायरस के साथ जीना सीख लेंगे और वैक्सीन लेके ये वायरस को हम पीछे छोड़ देंगे। अब ये आता है जल्दी और नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो मार्केट चलेगा। अगर सपोज ये नहीं आता है और हम कभी लॉकडाउन करें, कभी चालू करें, कभी लॉकडाउन करें, कभी चालू करें, उस माहौल में बनते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे आएगा। दूसरा, इस मार्केट में हमने अज्यूम किया है कि FY21 में तो कंपनीज की हालत खस्ता है, बहुत सारी कंपनीज लॉस बनाएगी, बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट में कटौती होगी, बट FY22 में ये सारी कंपनीज बाउंस बैक मार लेगी। अब इस तरह से माहौल आगे बनता है तो मार्केट आगे चलेगा, बट पता चला कि FY21 छोड़ो, FY22 की अर्निंग्स भी खत्म हो गई तो ऑब्वियसली मार्केट नीचे गिरेगा। तीसरा, मार्केट इस समय पे डिस्काउंट करके बैठा है कि इन्वेस्टर्स की डिमांड बनी रहेगी, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, चाहे HNI इन्वेस्टर हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो। सामने सप्लाई दिख रहा है। इसी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और HDFC का पेपर सप्लाई आ रहा है, बट फिर भी मार्केट ये बिलीव कर रहा है कि नहीं, इन्वेस्टर्स उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब पेपर सप्लाई बढ़ता है तो प्राइसेस नीचे होंगे, इन्वेस्टर्स की डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस ऊपर होगी। सो इस तरह से हमें सिनेरियो बिल्डअप करते जाना है कि इस वक्त मार्केट क्या डिस्काउंट कर रहा है, उससे अच्छे नतीजे परिणाम आए तो मार्केट ऊपर, उससे खराब आए तो मार्केट नीचे। यह मार्केट की फ्लक्चुएशन के बारे में, वॉलेटिलिटी के बारे में सबसे सही अंदाज होगा। सर, सो विथ योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो आपने देखी हो इन्वेस्टर यूजुअली करता है, जो नहीं करे तो उसकी वेल्थ क्रिएशन बहुत अच्छी होगी? ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो आप चाहेंगे कि लोग नहीं करें? अमेरिका में एक कंपनी है जिसने रिसर्च किया था कि म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसा किनका बना।
कई बार हमने देखा है फंड तो 150% रिटर्न दे देता है, बट 150% रिटर्न लेने वाले इन्वेस्टर्स बहुत कम होते हैं। एक कारण निकला कि जो इन्वेस्टर मर गए थे और जिनका यूनिट्स पड़ा रहा, कोई चर्न नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न बनाया। ना ऑब्वियसली हम नहीं चाहते कि हमारे सारे निवेशक मर जाए ताकि उनका रिटर्न अच्छा बने, बट ये एक तात्पर्य है कि जब आप किसी चीज में चर्न करते हैं, टर्नओवर करते हैं, पोर्टफोलियो घुमाते हैं, तब शायद आप मोमेंटम चेस कर रहे हैं, पिछले परफॉर्मेंस को देख के निवेश कर रहे हैं, और वो अच्छा तरीका नहीं है पैसा बनाने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैंने पहले बताया वो बहुत जरूरी है। दूसरा जो है कि जनरली मतलब आपने भी आनंद भाई देखा होगा, जब मार्केट का माहौल अच्छा होता है तब सब लोग आपको पूछते हैं, नीलेश भाई, आनंद भाई, सूद आगे छे। जब मार्केट मंदी में होता है तो कोई पूछता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई फोन नहीं करता। नाउ जब पास्ट के रिटर्न अच्छे लगते हैं तब प्रोबेबली समय है कि आप इक्विटी से रिडीम करें। जब पास्ट के रिटर्न बुरे लगते हैं तब प्रोबेबली समय है कि आप निवेश करें। लोग हमेशा उल्टा करते हैं। इनफैक्ट मेरा मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं कोई पार्टी में जाऊं और लोग मेरे को घेर ले और बोले नहीं नीलेश भाई अभी तो मतलब बताओ क्या लेने का, तो ये मार्केट की तेजी का अंत होने की शुरुआत है। बिकॉज इतने सारे लोगों को इंटरेस्ट आ गया है। जब चाय वाला पान बेचने वाला आपको स्टॉक मार्केट की टिप देने लगे तब समझने का है कि ये मार्केट का बंटा बैठने वाला है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं पार्टी में जाऊं और कोई मेरे को पूछे ही नहीं, लोग मेरे को इग्नोर करे और कोई तो आके बोल दे नीलेश भाई तेरे फंड में पैसे लगाए डूब गए, कोई ढंग का काम कर, तब समझने का कि अब मार्केट की बॉटम बन गई है। एब्सोल्युटली सर। आप मार्केट की टॉप और बॉटम को कभी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जो निवेशक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता है और डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, उनका पैसा हमेशा बनता है। जो निवेशकों ने इसमें शॉर्टकट लेने की कोशिश की, जनरली हमने उनका पैसा खोता हुआ और कम होते हुए देखे। सर आपने यहाँ पे आपकी एक ऐसे इंसिडेंट शेयर किया, आपके पार्टी में जाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, उसी से एक क्वेश्चन मेरे पास दिमाग में आता है। मेंबर्स के भी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके भी काफी क्वेश्चन हैं, मैं उनको कवर करूं उससे पहले मेरे 2 आखिरी क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि मैं वो कवर करूं। सर एडवाइजर का रोल क्या आता है इसमें, कंप्लीट एसेट एलोकेशन में या कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग में एडवाइजर क्या इंपॉर्टेंट है, या क्या रोल रहता है एडवाइजर का इस कंप्लीट सिनेरियो में इन्वेस्टर के साथ? तो अगर आप देखें तो महाभारत में दुर्योधन के पास पूरी यादव सेना थी, उसके पास जो सेना थी वो तो पांडवों से काफी ज्यादा थी, और फिर भी वो हार गया। पांडव के पास यादव सेना भी नहीं थी, सिर्फ कृष्ण भगवान थे, उनकी सेना भी कम थी, वो तो जंगल में से लौटे थे तो उनके पास अस्त्र शस्त्र भी कम थे, और फिर भी वो जीत गए। क्या पांडवों की जीत पांडवों की वजह से हुई? जी नहीं। दुर्योधन ने एडवाइजर के रूप में शकुनी को चुना तो उसका नाश हो गया। पांडवों ने एडवाइजर के रूप में कृष्ण को चुना तो उनका बेड़ा पार हो गया। एडवाइजर एक सारथी की तरह है जो आपको रणभूमि में नेविगेट करता है। एक अच्छा एडवाइजर हमेशा अपने क्लाइंट को सही एसेट एलोकेशन करवाएगा। जब क्लाइंट पास्ट रिटर्न देख के बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा, वो उसे कंट्रोल करेगा। जब पास्ट रिटर्न देख के क्लाइंट का मन परेशान होगा, उसका निवेश करने का उत्साह कम होगा, वो आके हौसला अफजाई करेगा। एडवाइजर is extremely important to ensure that you maintain proper asset allocation. You do right selection. आपकी क्या फाइन प्रिंट्स है, आपको किस तरह मेंटेन करना है, यह सब चीजें बहुत जरूरी है।
एक फाइनल किस्सा कहना चाहता हूं कि चलो रिटर्न बिटन ना भी दे अगर एडवाइजर की तरफ से, तो भी उसकी क्या वैल्यू है। मेरे एक परिचित लॉयर है और वो कई म्यूचुअल फंड की ट्रस्टी बोर्ड पे बैठे थे। उनके बहुत सारे म्यूचुअल फंड के परिचित हो गए, तो उन्होंने लगभग जितनी म्यूचुअल फंड की स्कीम आई थी उसमें निवेश किया था, बट उनका कोई एडवाइजर नहीं था। मुझे जब भी मिलते कहते कि मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो देख ले, मैं बोलता सर आप लिस्ट भेजिए, मैं देख लेता हूँ। जब लिस्ट आता था मैं उनको एक ही एडवाइस देता था कि सर 100-150 स्कीम चला के आप क्या करेंगे, आप इसे 10 स्कीम के अंदर कर दीजिए, एक अच्छा एडवाइजर रख लीजिए। फॉर वेराइटी ऑफ रीजन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। फिर उनका निधन हो गया, उनके वाइफ ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि नीलेश भाई थोड़ी मदद चाहिए, मेरे हस्बैंड ने कहाँ कहाँ पे निवेश किया है मुझे मालूम नहीं। नाउ फॉर्चुनेटली आई हैड मेनी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो एक बंदे को मैंने काम पे लगाया, ये पैन नंबर है इनका, इनकी वाइफ का, रजिस्ट्री में से डिटेल निकालो कहाँ कहाँ पे निवेश किया है। उनके घर पे जितने भी लेटर आए थे, उन दिनों तो फिजिकल डिलीवरी होती थी, ईमेल उतना नहीं था, सब बटोर के उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया। कुल मिला के 250 से 300 स्कीम में निवेश था और हमें कई जगह पे नॉमिनी नहीं था, कई जगह पे सेकंड नेम नहीं था। मतलब एड़ी चोटी का दम लगाना पड़ा मुझे अपने पर्सनल कांटेक्ट लिवरेज करके, और म्यूचुअल फंड में सभी मित्र थे तो सबने मदद की और हमने उनका पूरा पोर्टफोलियो उनके नाम से उनकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया। 6-7 महीने से ज्यादा समय लगा, बट फाइनली एटलीस्ट वी वर एबल टू ट्रांसफर। अगर 5-10 की मिस हो गई होगी तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, बिकॉज धीरे धीरे बटोर बटोर करके हमने ये इंफॉर्मेशन बनाया। अगर उनके पास एक एडवाइजर होता तो एटलीस्ट उनकी वाइफ को ये जहमत उठानी नहीं पड़ती। हर आदमी उतना लकी नहीं होता कि उसे ये टाइप की हेल्प मिल जाए। अल्टीमेटली आप निवेश किसके लिए करते हैं, आपको काम आए या आपके जाने के बाद आपके बच्चों को, बीवी को काम आए। अगर आप निवेश इस तरह करेंगे तो उनको कैसे फायदा होगा, उनको कैसे ट्रांसफर होगा। सो इसीलिए एडवाइजर जरूरी है कि आपको सही राह दिखा सके। सो स्वीट ऑफ यू सर, आपने तो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया। सर एक आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मैं सीधा व्यूअर्स के पास लेके जाऊंगा। आप हमारी इन्वेस्टर फैमिली से जानते हैं, आप जानते हैं यार हमारी इन्वेस्टर फैमिली है, वी हैव 5000 के ऊपर की इन्वेस्टर फैमिली। उसी के साथ साथ हमारी अब एक यूट्यूब की फैमिली भी बनती जा रही है। ऑलमोस्ट 1.5 लाख के ऊपर की हमारी यूट्यूब की इन्वेस्ट आज पर कल की फैमिली बन चुकी है। सर उनके लिए फाइनल ब्लेसिंग आपकी तरफ से, कुछ फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहेंगे, उसके बाद मैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस पे जाऊंगा सर। एक पैसा बनाना वैसे बहुत डिफिकल्ट नहीं है। एक व्हाट्सएप में किस्सा है, पता नहीं सच है झूठ है, बट किसी ने पूछा कि वॉरेन बफे आपने जिस तरह से पैसा बनाया वो तो बहुत इजी है, तो बाकी लोग आपको कॉपी क्यों नहीं कर पाए, एक दूसरा वॉरेन बफे क्यों पैदा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो पैसे बनाने की रीत है वो बहुत सिंपल है, इजीली रेप्लिकेबल है, बट लोग उसे इसलिए कॉपी नहीं कर पाए बिकॉज वो बहुत धीरे धीरे पैसा बनाते हैं। लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। यह समय 2 मिनट के नूडल्स का है, इंस्टेंट चाय का है, खाने में ये शायद पॉसिबल है। इन्वेस्टमेंट में, पैसे बनाने में देयर इज नो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये आम के पेड़ की बराबर है। अच्छे आम चाहिए तो लंबी अवधि के लिए वेट करना जरूरी है। पैसे बनाने के सिर्फ 3 गुरु मंत्र हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट, हर महीने इनकम माइनस सेविंग्स करके एक्सपेंसेस रखिए। जो भी पैसा बने, जितना भी पैसा बने, उतना रेगुलरली निवेश करते रहिए। दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। कोई रातों रात मालदार नहीं बन सकता। यह ख्वाब में लोगों ने पैसे खोए हैं, पैसे बनाए नहीं।
तीसरा, डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन करिए। अपने पैसे को इस तरह डाइवर्सिफाई करिए कि इन अ ईयर इट डिलीवर्स बेटर रिटर्न देन इन्फ्लेशन। ये Absolutely. 3 चीजें अगर आप फॉलो करें तो डेफिनेटली आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न बना पाएंगे। मैं एक किस्सा कहना चाहता हूं कि क्यों पैसा बनाना सिंपल है बट बहुत लोग पैसा नहीं बना पाते। मेरे एक फ्रेंड के फादर अभी तो नहीं रहे, बट वो 1960-70 के दशक में, 80 के दशक में एक सीए फर्म में हेड क्लर्क थे। 60, 70, 80, 90 का दशक, 40 साल उन्होंने सीए फर्म में काम किया। नाउ आप समझ सकते हैं कि उस समय की सीए फर्म में किस तरह का पगार मिलता होगा। उनके जितने भी पार्टनर्स थे वो लोग सब स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते रहते थे। और उन दिनों सारी चीजें फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट की होती थी, फिजिकल डिलीवरी की होती थी, तो उन्हें ब्रोकर की ऑफिस में आना जाना रहता था। कॉन्ट्रैक्ट नोट लेके आते थे, चेक लेके आते थे, शेयर्स लेके आते थे, ये सब करते रहते थे। अपने पार्टनर्स की कॉन्ट्रैक्ट नोट पढ़ पढ़ के उन्होंने अपना लिया कि इस तरह अगर आप निवेश करें तो पैसा बनता है और इस तरह निवेश करें तो पैसा खोते हैं। उन दिनों काफी मल्टीनेशनल कंपनीज ने आईपीओ किए थे एंड वो सारे आईपीओस में वो अप्लाई करते थे। किसी में मिलता था, किसी में नहीं मिलता था। अपनी छोटी मोटी सैलरी इनकम में से कुछ पैसा बचा के वो अच्छी कंपनीज के शेयर खरीदते थे। जब वो 90 के दशक में रिटायर हुए तो उनका शेयर पोर्टफोलियो अपने पार्टनर्स के पोर्टफोलियो से बड़ा था। उनके पार्टनर्स आंख बंद करके ट्रेडिंग करते रहे, टिप के ऊपर खेलते रहे, हर्षद मेहता की तेजी में बहक गए। नेट नेट 30-40 साल के बाद उनका पोर्टफोलियो अपने उस हेड क्लर्क के पोर्टफोलियो से नीचे था, जिसकी सैलरी इनकम उनकी इनकम के सामने कुछ भी नहीं थी। मेरे जो फ्रेंड के अंकल थे उन्होंने हमेशा अच्छी क्वालिटी के शेयर्स खरीदे, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदे और रेगुलरली खरीदे। जितना पैसा बचाया उसमें से इस तरह निवेश करके he probably outperformed not only his partners but also fund managers. Buy quality, stay for long term, do regular investment. That is more than sufficient to make money in this market. एब्सोल्युटली राइट सर। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो अलग रखना हमेशा जरूरी होता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने आज टेक केयर करी। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है। सर एक क्वेश्चन ये है कि सर आपकी पर्सनल लाइफ में आपने इन्वेस्टमेंट्स कैसे टेक केयर किया है और आपने क्या चीजों का ध्यान रखा है? आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसी रही है? सो मैंने भी वही सारी गलती की है पर्सनली, और जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। 1991 में मैंने स्टॉक मार्केट में निवेश करना चालू किया। सारी कंपनीज में जहां पे मैंने निवेश किया था फंडामेंटल देखे बगैर जबरदस्त लॉस किया। 1992 में मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में ज्वाइन हुआ। उस समय रूल्स रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर लेता था। नेट नेट ट्रेडिंग करके मैंने पैसे गंवाए, कभी बनाया नहीं। देन 97 में टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ज्वाइन किया। तब तक रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो गए थे तो ट्रेडिंग बंद हो गई। एंड मतलब मैं सेबी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वो रूल्स रेगुलेशन बनाए, नहीं तो आज तक ट्रेडिंग करके पैसा खोता होता। बट वहां पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो गया। एसआईपी की एसेट एलोकेशन के ऊपर ध्यान थोड़ा कम दिया। इन दी बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट में कुछ ज्यादा दे सकता था, बट फेयर इनफ, नो कंप्लेंट्स। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहा। बहुत सारे फंड में मेरे निवेश 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल रहे हैं। एंड वही चीजों ने मेरे लिए पैसा बनाया है। मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूं तो ऐसा नहीं है कि मेरा सारा पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में लगाया है। मेरा एक नियम रहा है, जिस म्यूचुअल फंड में काम करूंगा उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में अपना पैसा निवेश करूंगा। अगर मैं किसी इन्वेस्टर को जाके कहता हूं कि आप मेरे म्यूचुअल फंड में निवेश करिए, तो मुझे पहले अपने उधर वो करना चाहिए।
बट म्यूचुअल फंड में ही मैं सिर्फ निवेश नहीं करता, मैंने रियल एस्टेट में निवेश किया है, गोल्ड में निवेश किया है, ऑफशोर एसेट्स में निवेश किया है और फिक्स्ड इनकम में भी निवेश किया है। मैं एनपीएस भी चलाता हूँ, प्रोविडेंट फंड भी चलाता हूँ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी चलाता हूँ। यह सारी चीजें मैं कर रहा हूँ ताकि मेरा एक ऐसा पोर्टफोलियो बने जो इन्फ्लेशन को आउट परफॉर्म करे। सर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू स्टॉप एसआईपी एंड रिडीम एसआईपी फंड्स? जब भी आपको पैसे की जरूरत है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू रिडीम एसआईपी फंड। अगर आप एसआईपी लेट्स से आपकी वाइफ को एक गोल्ड ज्वेलरी देने के लिए कर रहे हैं, तो जिस दिन मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि आप मैरिज एनिवर्सरी के दिन गोल्ड का एक गहना देने के लिए एसआईपी कर रहे हैं। जब मैरिज एनिवर्सरी आती है तब आपको रिडीम करना है। अब उस समय मार्केट अच्छा है बुरा है, उससे आपको क्या, आपको तो वाइफ को गहना देना है और एनिवर्सरी के बाद देने का कोई मतलब नहीं। दूसरी चीज है कि आप एसआईपी कर रहे हो और आपका इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एसआईपी कर करके और मार्केट अप्रिशिएशन होने की वजह से जनवरी में मेरा इक्विटी एलोकेशन 65% हो गया और डेट 35%। बट मेरी जो रिक्वायरमेंट थी, मेरी जो रिस्क प्रोफाइल है वो 50-50 की थी। सो उस समय पे आप 15% इक्विटी के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, रेशो वापस 50-50 पे लेके आई और एसआईपी चालू रखी। एब्सोल्युटली राइट तो सर। आपका प्रॉफिट बुक हो गया और एसआईपी चालू है। ऑन द रिवर्स टाइम 24 मार्च को आपने 50-50% डेट इक्विटी पे एसआईपी चालू की थी, बट मार्केट गिर गया तो वो 35-65 हो गया। अब 65% जो डेट है वो आपके रेशो के अनुरूप नहीं है, तो 15% डेट से निकाल के वापस इक्विटी में डालिए, इवन दो यू हैव लॉस्ट मनी। नीचे के लेवल पे आपने जो पैसा लगाया वो आपके पोर्टफोलियो को वापस 50-50 कर देगा। एसआईपी चालू रखिए, जिस दिन मार्केट 11,000 पे पहुंचा आपको वापस थोड़ा प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली राइट। अपने एसेट एलोकेशन पे ध्यान रख के भी आप एसआईपी में से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या दूसरे इक्विटी पोर्टफोलियो में से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट सर, एब्सोल्युटली राइट सर। एक और क्वेश्चन एक आया है, आई एम वेरी श्योर काफी का होने वाला है, कि सर कोरोना वायरस बढ़ रहा है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, फिर मार्केट क्यों बढ़ रहा है? आखिरकार मार्केट को तो टूटना चाहिए। एड्स वायरस जब आया था तब भी लोगों को प्रलय की आशंका थी। आज एड्स की वैक्सीन अब तक नहीं मिली है, बट अब एड्स से कोई डरता नहीं है। दुनिया में लोग वायरस के साथ जीना सीख सकते हैं। सो मे बी मार्केट ये सोच रही है कि हम लोग वायरस के साथ जीना सीख लेंगे। दूसरी चीज है कि अगर आप मेडिकल न्यूज पढ़े, एंड ऑब्वियसली मैं कोई मेडिकल पर्सन हूं नहीं, बट जो गूगल सर्च करता हूं वही आपको सुना रहा हूं कि मोर्टालिटी रेट नीचे 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 जा रहा है। अब डॉक्टर के पास वो हुनर आ गया है कि एग्जिस्टिंग मेडिसिन में से कौन सी दवाई यूज करके पेशेंट को बचाया जाए। तीसरा, वैक्सीन के ऊपर काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है। पूरी कायनात लगी हुई है एक वैक्सीन ढूंढने के लिए, और फेज 3 ट्रायल में मॉडर्ना की वैक्सीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है, चाइना की 2 कंपनी की वैक्सीन है, ऑस्ट्रेलिया में वो लोग टीबी की वैक्सीन बीसीजी को फेज 3 ट्रायल में ट्राई कर रहे हैं फॉर कोरोना वायरस। सनोफी की वैक्सीन फेज 3 में पहुंचने वाली है। फाइजर एंड बायोएनटेक की वैक्सीन फेज 3 में पहुंचने वाली है। भारत में 2 कंपनीज है, कैडिला, जाइडस कैडिला एंड भारत बायो, जिनकी वैक्सीन फेज 1 फेज 2 ट्रायल में है। तो इतनी सारी वैक्सीन में से कोई ना कोई चल पड़ेगी, अच्छी बनेगी और ये वायरस को हम कंट्रोल कर पाएंगे, जैसे चिकन पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स से उसके वायरस को कंट्रोल करते हैं। ये सारे असम्पशंस है जिससे मार्केट बिलीव कर रहा है कि नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी रिज्यूम होगी। दूसरी चीज अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट चला है, मार्केट के गिने चुने स्टॉक्स चले। मेरे पास ये डेटा 30 जून का है। उस दिन को अगर आप देखें तो निफ्टी था 10,302,
जो 15 स्टॉक है लेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वह ट्रेड हो रहे थे 13,890 लेवल के ऊपर, और जो बाकी के 35 स्टॉक है वो ट्रेड हो रहे थे 7,498 लेवल पे। तो आपको लग रहा है इंडेक्स 10,302 है 30 जून को, बट वो तो सिर्फ 15 स्टॉक की बदौलत है, बाकी के 35 स्टॉक तो बहुत नीचे है। तो मार्केट में पोलराइजेशन भी हो रहा है। ये सारी चीजें मिला के आपको लग रहा है कि इकोनॉमी और मार्केट में डिस्कनेक्ट है। बिल्कुल नहीं, मार्केट वो सारे न्यूज को पढ़ता है जो आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। सर एक और नेक्स्ट डाउट ये आ रहा है सर, क्यों ना हम एक बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देख ले। हमें आजकल ऑनलाइन मिल जाता है बेस्ट परफॉर्मिंग फंड देख ले, उसमें इन्वेस्ट करते चले। इसमें आपका क्या टेक है सर इस चीज पे कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड की क्या फिलॉसफी है? सो दिस इज लाइक अ कोच सेइंग दैट भैया सचिन तेंदुलकर है मेरे पास, अभी बाकी लोगों की क्या जरूरत, मैं सचिन तेंदुलकर से ही गेम खेलूंगा। अब इमेजिन करिए एक अकेला सचिन तेंदुलकर खेलने गया है, उसे बॉलिंग नहीं आती, वो अकेले तो पूरे मैदान में फील्डिंग नहीं कर पाएगा। इन बैटिंग में भी उसे सामने स्ट्राइकर एंड पे कोई दूसरा सपोर्ट तो चाहिए, सारी गेंद तो वो नहीं खेल पाएगा। एक टीम बनती है जो सचिन तेंदुलकर को सपोर्ट करती है, एंड कई बार ऐसा होता है कि सचिन तेंदुलकर को भी एक रफ पैच आ जाता है। उस समय रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, गौतम गंभीर हो, शिखर धवन हो, चेतेश्वर पुजारा हो, जो भी हो, वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। उनके समय में सौरव गांगुली भी थे, राहुल द्रविड़ भी थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे। ये सबने मिलके काम किया, तब जाके इंडियन टीम सक्सेसफुल बनी। तो लाइफ में सिर्फ आप तेंदुलकर या विराट कोहली पे तो बैक करके रन नहीं बना, मैच नहीं जीत पाएंगे, आपको पूरी टीम चाहिए पोर्टफोलियो में। दूसरी चीज है, इसे काल का नियम कहिए, बट गुजराती में कहावत है कि जे चढ़तू ते पड़तू, एक क्रम विषय है कुदरती। जो ऊपर जाता है उसका नीचे गिरना तय। दिस इज द नेचर्स नियम। तो आज जो अच्छा दिख रहा है पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से, वही कल अच्छा करेगा ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। जब आप सिर्फ टॉप के ऊपर फोकस करते हैं तो इमेजिन करिए टॉप पे पहुंचने के लिए बहुत लोग बहुत सारा रिस्क उठाते हैं। Absolutely. रिस्क उनके काम में आ गया है तो टॉप पे है, कल वही रिस्क काम पे नहीं आया तो बॉटम पे आ जाएंगे, फिर क्या आप बेच देंगे? What you need is a consistent performance, not top-rated performance. What you need is a team of security schemes, not one best performing fund. टीम हमेशा मैच जीतती है, एक स्टार बैट्समैन, एक स्टार बॉलर, एक स्टार फील्डर मैच नहीं जीतता। बिल्कुल ठीक बात है सर, एब्सोल्युटली राइट। बेस्ट परफॉर्मर फंड की बेस्ट बात ये है कि वो हर साल चेंज होता है। बड़ी मजेदार बात बताई सर आपने। सर नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्या आ रहा है, क्या होता है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। फ्रैंकलिन में एक छोटा सा केस हुआ, छोटा नहीं रहता, जिनका पैसा था उनके लिए बड़ा केस हुआ। सो उनको लग रहा है कि सारे डेट फंड में ऐसा केस हो जाएगा। आपका इस पे क्या आउटलुक है सर? सो फ्रैंकलिन कोई भी अगर आप देखें तो उन्होंने तो सिर्फ 6 डेट की स्कीम बाइंडिंग के लिए डाली, बाकी स्कीम तो चल रही है। वहां पे लोगों ने पैसे निकाले, उन्होंने दे दिए। तो फ्रैंकलिन को खुद की बाकी स्कीमों में कोई तकलीफ नहीं है, चाहे इक्विटी की हो चाहे डेट की हो, तो बाकी म्यूचुअल फंड को क्यों तकलीफ होगी? यह तो सिर्फ क्रेडिट रिस्क या यील्ड ओरिएंटेड फंड है, उसी में होगा। सेकंड चीज, मतलब यह कोई पीएमसी बैंक नहीं है कि जहां पे बाद में पता चला कि सारा पैसा तो एक ही बंदे को दिया है। पोर्टफोलियो आपकी आंखों के सामने था, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, आपको पता है आपका पैसा कहां पे लगा। एंड आज वो पोर्टफोलियो रिडीम हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो पैसे आ रहे हैं। और अगर वो चाहे, उन्हें परमिशन मिल जाए, तो वो बेच के भी पैसा जनरेट कर पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि टेम्पल्टन के निवेशकों को बहुत ज्यादा चिंतित होना चाहिए। यह मैटर जुडिशियल है, तो इसलिए वी हैव टू वेट फॉर जुडिशियल डिसीजन। बट एक
आपका पोर्टफोलियो आपकी आंखों के सामने है, एंड वो ऐसा पोर्टफोलियो नहीं है कि आपको सारा पैसा हमेशा के लिए डूब जाए। एक रीजनेबल रिकवरी जरूर होगी। ऑब्वियसली मेरे पास पूरी पोर्टफोलियो की अंदरूनी डिटेल्स नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि कितना बनेगा, कितना मिलेगा, बट इट विल बी अ डिसेंट नंबर अनडाउटेड। मोर इम्पोर्टेंटली जो बाकी के म्यूचुअल फंड है, उन्हें अप्रैल के महीने में काफी अनएक्सपेक्टेड रिडम्पशंस आए थे, एब्सोल्युटली। एंड हमने वो सारे पैसे चुका दिए। हमने उन पैसों को चुकाने के लिए अपने पोर्टफोलियो को बाजार में बेचा। पूरी दुनिया को मालूम पड़ा था कि हम माल बेचने निकले हैं, बिकॉज हर जगह हेडलाइन थी कि रिडम्पशंस हो रहे हैं। उसके बावजूद हमने अपने पोर्टफोलियो बेच के लोगों को पैसे चुका दिए। हम ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के पास भी गए कि भैया आप टेम्पलटन की वजह से मेरे वहां पे रिडीम मत करिए, मेरा पोर्टफोलियो देखिए और फिर कॉल कीजिए। जिन्होंने हमारी बात सुनी, पोर्टफोलियो देखा, वो रह गए। जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप गुरुज की बातें सुन रहे थे, उन्होंने रिडीम कर दिया डर के मारे, भय के मारे। मेरे पास अनएक्सपेक्टेड रिडम्पशन आई तो मुझे डेस्परेटली बेचना पड़ा मार्केट में, और सबको मालूम था मेरे हाथ में कौन से पत्ते मैं क्या फेंक रहा हूं। फिर भी हमने माल बेच के लोगों को पैसे चुका दिए। मई जून में लोगों का रिडम्पशन प्रेशर कम हो गया, मुझे माल बेचने की जरूरत नहीं थी, अपने आप यील्ड्स नीचे आने लगे। अप्रैल में क्रेडिट रिस्क फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया था। मई और जून में उनका रिटर्न तकरीबन 24 से 48% के आसपास। तो जब कसौटी हुई उसमें भी हम अग्नि परीक्षा पार कर लिए। तो अब तो भरोसा करिए, हर म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो आपके सामने है, एंड किसी भी बैंक में अगर आप एक साथ दौड़ के डिपॉजिट निकाले तो वो बैंक बंद हो जाएगी। वैसे ही किसी भी म्यूचुअल फंड में आप एक साथ दौड़ के पैसा मांगे तो वो म्यूचुअल फंड को तकलीफ तो होगी। बट अगर आप एक ऑर्डरली बिहेवियर करें तो अनडाउटेबली एवरी म्यूचुअल फंड विल बी इन अ पोजीशन टू pay back your money as long as the portfolio is good, and that is what we have done. मेरा पोर्टफोलियो इतना अच्छा है कि मैंने किसी भी निवेशक को ये नहीं कहा कि आप रिडीम मत करिए। मैं बोला आप मेरा पोर्टफोलियो देखिए, आपको अगर उस पोर्टफोलियो में डर लगे तो पक्का रिडीम कर दीजिए, पर अगर वो पोर्टफोलियो देख के आपको कॉन्फिडेंस आता है तो प्लीज रिडीम मत करिए। जिन्होंने पोर्टफोलियो देखा उन्होंने किसी ने रिडीम नहीं किया, जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने रिडीम किया, उनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर यहाँ पे तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है सर, होता क्या है जब रिटर्न सही चल रहा हो, मार्केट में सब कुछ ठीक हो, तो हमारे इन्वेस्टर्स का भी एडवाइजर्स पे ट्रस्ट बहुत हाई लेवल पे रहता है। मतलब वो कहते हैं कि यार जो एडवाइजर ने कहा वो ही बिल्कुल सही है। बट हल्की सी बैड न्यूज़ आए तब वहाँ पे हमारा ट्रस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी का, बट कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं और उनका ट्रस्ट शेक हो जाता है और वो खुद का ही नुकसान करके जाते हैं। तो इस इमोशन को कैसे हैंडल किया जाए? देखिए सर, ये इमोशन है, ये इमोशन तो आएगा ही सही। अब अगर मेरे करोड़ों रुपए लगे हैं, उसमें हल्का सा भी मुझे लगेगा कि टेंशन है, तो मुझे इमोशनल होना इज ओके। उसको हैंडल कैसे करा जाए सर? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वही आपको इंजेक्शन लगा देता है तो उस सुई की जो चुभन होती है वो तो भारी पड़ती है, पर आप डॉक्टर को थोड़ी गाली देते हैं। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर दवाई देता है, आप ठीक नहीं होते, वापस जाते हैं, वापस दवाई बदलता है, ठीक नहीं होता है, वापस दवाई बदलते हैं। आप डॉक्टर को थोड़ी गाली देते हैं कि भैया तेरे को एक ही बार क्यों मालूम नहीं पड़ा। जैसे एक पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता है, वैसे ही एक एडवाइजर और इन्वेस्टर का रिश्ता है। एडवाइजर कोई भगवान नहीं है कि आपको हर बुरी खबर के पहले आगाह कर दे और आपको बचाए। एडवाइजर का काम है कि आपका जो पोर्टफोलियो वो उस तरह बने कि जब ऐसे छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए तो आपके पोर्टफोलियो के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अल्टीमेटली जब आप ड्राइविंग करते हैं तो आप ये तो नहीं प्राइस कर सकते कि मेरा कभी एक्सीडेंट हो ही नहीं, कभी कोई ठोक देगा, आपकी गलती नहीं होगी तो भी। एंड कितनी ऐसी गाड़ियां हैं कोटा में या राजस्थान में जिसमें खरोच नहीं आई, ड्राइवर भले बहुत ही सेफ चलाया। अब अपना काम यही है कि खरोच कम से कम हो,
कम से कम नुकसान हो, किसी की जान माल का नुकसान ना हो। बट अदरवाइज तो पार्किंग की हुई गाड़ी के ऊपर भी पेड़ से नारियल पड़ के कुछ ना कुछ हो शीशे जाता है। टूटते हुए मैंने देखे हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वॉलेटिलिटी, इवेंट्स, ये तो होने ही वाले हैं। 2008 का सब प्राइम क्राइसिस कौन प्रिडिक्ट कर पाया, बट आके आपके पूरे पोर्टफोलियो को धक्का देके गए। 2013 का टेपर टेंट्रम, 2016 का डीमोनेटाइजेशन, 2020 का कोविड-19 कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? तो इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है, बट उस वॉलेटिलिटी में हम अपने पोर्टफोलियो को किस तरह बैलेंस कर पाए, कैसे हम अपना इक्विलिब्रियम बना के रखें, उसी के ऊपर आपका आने वाले फ्यूचर का रिटर्न का दारोमदार है, तय होता है। तो एडवाइजर इज नॉट हियर टू सेव यू or prevent any mishap in your portfolio. He is there to ensure that when mishap happens, you can pay an affordable price. You don't get hit by a cost which is very, very high. एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक बुजुर्ग है, उन्होंने फोन किया मुझे, मैं एमफी का चेयरमैन हूँ उसके नाते, और उन्होंने कहा कि बेटा मैंने टेम्पल्टन में पैसा लगा दिया था, मेरी बेटी की शादी होने वाली थी और 3-6 महीने ये डिले हो गया, तो मैंने वो पैसा टेम्पल्टन के फंड में लगा दिया। मैंने बोला सर, अगर आपको 3-6 महीने के लिए शादी करानी थी तो सारा पैसा एक स्कीम में क्यों लगाया? बोला नहीं, मैंने वेबसाइट पे देखा था, दिस वाज 5 स्टार रैंक नंबर 1। अब 5 स्टार रैंक फंड करके आप सारा पैसा लगा लेंगे, डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेंगे, अंडरलाइन पोर्टफोलियो को नहीं देखेंगे, तो ये तो होना ही है। अब उनके जले पे नमक डालने का कोई मतलब नहीं था। मैंने तो यही दिलासा दिलाया कि देखिए अंकल, आप पैसों की चिंता मत करिए, पोर्टफोलियो आपके सामने है तो आपका पैसा सलामत है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा डिटेल्स के हिसाब से, बट ऐसा नहीं है कि आपको एक पैसा नहीं मिलने वाला। दूसरी चीज है, सेबी की प्रपोजल है इसकी लिस्टिंग करने की, अगर वो हो जाती है तो आप मार्केट में भी इसे बेच के लिक्विडिटी जनरेट कर पाएंगे। ऑब्वियसली लिक्विडिटी एक कॉस्ट के ऊपर जनरेट होगी, बट ऐसा नहीं है कि आपको लिक्विडिटी भी नहीं मिलेगी। एंड तीसरी चीज है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ऐसा निवेश करें तो एक अच्छे एडवाइजर को चुनिए। इस तरह पास्ट परफॉर्मेंस देख के निवेश मत करिए। एक अच्छा एडवाइजर होता तो ऑब्वियसली शायद उसने भी टेम्पल्टन में पैसा डलवाया होता, बट उसने 10, 15, 20% डलवाया होता, पूरा 100% नहीं डलवाया। सर आई नो टाइम इज प्रेसिंग, बट आपके जो इतने लाइव एग्जांपल्स आते हैं ना, वो सुन के हर बार आपसे बात करके इतना मजा आता है कि हर बार लगता है कुछ ना कुछ नया आ रहा है। आई विल टेक जस्ट लास्ट 1 or 2 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है जो आजकल ऑफ लेटली आने लगा है, काफी लोगों के आए भी क्वेश्चन, तो वो पूछना बहुत जरूरी है। सर क्यों ना म्यूचुअल फंड की जगह हम इक्विटी डायरेक्ट शेयर ही चूज कर लेंगे, उसमें एसआईपी कर देंगे सर, म्यूचुअल फंड क्यों चूज करें? 100%। सो अर्जुन भी धनुर्धारी था, उसने गुरु द्रोण को रखा। एकलव्य भी धनुर्धारी था, उसे कोई गुरु द्रोण की जरूरत नहीं थी, सिर्फ मूर्ति के सामने रख के प्रैक्टिस करता रहा, वो अर्जुन से अच्छा धनुर्धारी बन गया। सो अगर आपके पास एकलव्य की निष्ठा है तो आपको कोई गुरु द्रोण की जरूरत नहीं, बट क्या आप उतनी मेहनत करने वाले हैं? बिल्कुल ठीक बात है सर, एब्सोल्युटली राइट। बट सर आई नो ओवर 100 क्वेश्चन पेंडिंग है, बट आई थिंक टाइम इज प्रेसिंग, सो उस चीज को टाइम की रिस्पेक्ट रखते हुए फाइनल आपका गुरु मंत्र, जो आई एम वेरी श्योर ये 100 सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर दे देगा, आपका गुरु मंत्र जो सभी को ध्यान रखना चाहिए। सो अगेन महाभारत का किस्सा सुनाता हूँ। युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण भगवान दुर्योधन के खेमे में जाते हैं। दुर्योधन को कहते हैं कि तू 5 गांव पांडवों को दे दे और ये युद्ध संहार होने से रोक दे। दुर्योधन ना बोलता है। भगवान कृष्ण उससे धर्म की बात करते हैं, पांडव तेरे भाई है, उनका भी राजपाट पे उतना ही अधिकार है। हस्तिनाप्रस्थ एक तरफ हो गया, इंद्रप्रस्थ एक तरफ हो गया, मिल बांट के खाओ, दोनों गुजारा करो। दुर्योधन किसी बात पे नहीं मान। भगवान कृष्ण जैसे भगवान भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए। एंड दुर्योधन जब भगवान कृष्ण ये सब बता रहे हैं तब उनको रोकते हुए बोलता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति
जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत बताइए धर्म क्या है, मुझे पक्का मालूम है धर्म क्या है, बट मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। और मुझे ये मत समझाइए गलत क्या है, अधर्म क्या है, मुझे पक्का मालूम है मैं पांडवों के साथ अन्याय कर रहा हूँ, बट मैं उसे दूर नहीं कर सकता, मैं उससे दूर नहीं रह सकता। सो हर मनुष्य में दुर्योधन बैठा हुआ है, वो उसे सही चीज करने से रोक देता है और बुरी चीज करने से बाज नहीं करता है, रोकता नहीं। हम सबको मालूम है कि हम जंक फूड खाए, पिज्जा, पाव भाजी, सुगरी, कोला पिए, वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, बट फिर भी खा लेते हैं। हम सबको मालूम है सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, बट फिर भी स्मोकर्स तो है। हम सबको मालूम है योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। कोविड-19 आने की वजह से हम इम्यूनिटी के पीछे लगे हैं। जैसा इसका खौफ दूर हो जाएगा, हम वापस कुत्ते की दुम बन जाएंगे। जो रियल लाइफ में दुर्योधन आपको सही चीज करने से रोक रहा है, बुरी चीज करने से रोक नहीं रहा है, वही इन्वेस्टमेंट चीज में होती है। अपने दुर्योधन को समझिए, उसे काबू में रखिए। हर कोई दुर्योधन को जीत नहीं पाए, बट काबू में तो रखने की कोशिश कर सकते हैं। अगर यह कर लिया तो निवेश में पैसा बनाना मुश्किल नहीं। वेरी ट्रू सर, आपका ये गुरु मंत्र तो मेरे लिए भी हमेशा एक लेसन रहेगा। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम कंप्लीट इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली की सर आप आए, ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर हो गया एंड यू आर आंसरिंग ऑल आवर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड इंटरेक्टिंग विद अस। थैंक यू आनंद, स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, यह समय भी निकल जाएगा। Thank you so much, sir. So nice of you. Thank you, sir. Thank you everyone for being a part of this interaction. Thank you so much, guys, for coming. Thank you so much. Okay, sir. Bye. Take care, sir. Bye, sir. Take care. Bye.